नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। अटकलें लगाई जा रही हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन वफादारी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। रविवार को उनकी दिल्ली की नवीनतम यात्रा ने अफवाह को और हवा दे दी है। चंपाई सोरेन ने कथित तौर पर पिछले रात कोलकाता में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात भी की। कहा गया है कि जुलाई में हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होने के बाद चंपाई मुख्यमंत्री पद छोड़ने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन अब वह राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं। खबरों के मुताबिक वह भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की मांग कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 6 विधायक और उनके निजी कर्मचारी चंपाई सोरेन के साथ हैं, जिससे राजनीतिक पुनर्गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि वह निजी काम से दिल्ली में है। शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हमें भी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हमें भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल है, अब ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। आइए इस मामले की गहराई से जांच करें और इस कहानी पर और अधिक जानकारी हमारे झारखंड हॉर्नबिल टीवी के राज्य प्रमुख मोहम्मद नूर हसन से प्राप्त करते हैं। हेलो, हॉर्नबिल टीवी पर आपका स्वागत है। एक्स सीएम चंपाई सोरेन अभी फिलहाल दिल्ली में है। बीजेपी की अटकलें और क्यास पर अब विराम लगेगा और अंतिम मुहर अब लग सकता है। हेलो मिस्टर नूर, मामला साफ होता नजर आ रहा है। चंपाई सोरेन के घर से नेम प्लेट और तीर धनुष की झंडा भी हट चुका है। उनके घर सरायकेला खरसवा से तीर धनुष हट चुका है। वहीं आज हेमंत सोरेन ने गोड्डा के ग्वारिजोर में आम सभा के दौरान हेमंत सोरेन ने बिना किसी का नाम बोले अप्रत्यक्ष रूप से यह कह दिया कि बीजेपी विधायकों को खरीद रही है। इशारे में सीएम ने बहुत कुछ बोल गए। चंपाई दादा के साथ 6 विधायक भी बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसा ही कयास लगाया जा रहा है। मामला अब पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। पर्दा साफ, आसमान जो है बादल था अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि निश्चित तौर से चंपाई दादा को एक जगह मिला है। हो सकता है मुख्यमंत्री का पद मांग रहे होंगे और मुख्यमंत्री का पद इनको अगर मान लिया जाता है, बीजेपी मान लेती है कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ घटना पिछले दिनों जीतन राम मांझी बिहार में हुआ था और बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी ऐसा माहौल बनने का अंदाजा लग रहा है। जी नूर, आप जरा हमें विस्तृत जानकारी दे सकते हैं कि मतलब अभी जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं और अभी जाके इतनी देर जाके फिर ये जो अभी जो ये प्रगति हो रही है इस कहानी में, क्यों हो रहा है और इससे झारखंड के राजनीतिक चित्र में कितना फर्क आएगा और कितना इफेक्ट होगा, इनके वो जो भी निर्णय लेते हैं उससे कितना इफेक्ट होगा झारखंड में? अभी हम चंपाई दादा के घर के बाहर खड़े हैं और हम आपको बता दें पिछले दिनों अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ था और झारखंड का ये फितरत रहा है कि यहाँ पे जब चुनाव होता है कुछ नए बातें होती है और कुछ लोग सीता सोरेन और कुछ लोग बीजेपी में पहले भी जा चुके हैं। तो उसी तरह का ये अभी मामला दोहराया जा रहा है क्योंकि झारखंड में चुनाव होना है, सरकारें बदलने का मन है, मिजाज है बीजेपी का और वो चाह रही है कि कुछ जेएमएम के लोगों को हम तोड़ लेते हैं तो हम सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए अभी ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सब
इन सब जो भी खबरें आ रही हैं इसको हम अभी अफवाह मान के चल रहे हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार जिस तरह से जो भी गतिविधियां हो रही है इसमें कितनी सच्चाई है? जिस तरह से आपने बोला है आप वहां बता दें, सच्चाई ये है कि अफवाह को हम भी पहले सूत्र के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कुछ सूत्र टूटता हुआ नजर आ रहा है और सीधा सीधी साफ नजर आ रहा है कि मामला कुछ होने वाला है। क्योंकि चंपाई दादा का घर सरायकेला खरसमा है, वहीं से वो विधायक थे और मुख्यमंत्री बने थे, कल्याण मंत्री भी रहे, तो वहां पर का जैसा माहौल अभी बताया जा रहा है सूत्र के हिसाब से कि वहां से झंडा तीर धनुष का हट चुका है और सिर्फ एक फॉर्मल उनका जो मुख्यमंत्री का जो है वो सिर्फ लगा हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के चंपाई सोरेन रहे हैं। बाकी झंडे हट चुके हैं वहां से। जी जी नूर, आपके विस्तृत जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद, और इस खबर पर जितने भी अपडेट होंगे हम आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। आइए नजर डालते हैं अगली खबर में, जहां गुजरात गांधीनगर के सांसद, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा राज्य के मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में फ्लाईओवर ब्रिज के अलावा नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क, स्विमिंग पूल और व्यायामशाला का उद्घाटन किया गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, EWS आवास, स्कूल, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, पिंक शौचालय, आंगनबाड़ियों सहित कुल लगभग 40 कार्यों का स्मार्ट उद्घाटन और 60 करोड़ की अनुमानित लागत से पालड़ी में संस्कार केंद्र के जीर्णोद्धार पुनर्विकास कार्य का समापन। शाहीबाग में हल्के मोटर वाहन पुल के निर्माण सहित 6 कार्य जिनकी कुल लागत 1003 करोड़ है। कई जन उन्मुख विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं और पूरी की गई। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अहमदाबाद शहर को हरा भरा बनाने के लिए मिशन 3 मिलियन अभियान के लिए अहमदाबाद नगर निगम को बधाई दी और नागरिकों से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में योगदान देने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के प्रेरक नेतृत्व में योजनाबद्ध शहरी विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के साथ साथ अहमदाबाद नगर निगम के विकास कार्यों के माध्यम से नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग में वृद्धि होगी। भेट પોતાના સંસદીય મત વિસ્તાર સહિત સમગ્ર અમદાવાદ શહેરને આજે આપણની વચ્ચે પધારે આપવા માટે પધાર્યા છે। વડાપ્રધાનશ્રીએ 15મી ઓગસ્ટે પોતાના પ્રવચનમાં દેશના મધ્યમ વર્ગીય પરિવારને ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ આપીને વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરવાની હાકલ કરી છે। શ્રી અમિતભાઈ શાહે આજે અમદાવાદના મધ્યમ વર્ગીય પરિવારો, સામાન્ય શહેરીજનોને ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ આપતા વિકાસ કામોની ભેટ આપીને હાકલ ઝીલી લીધી છે। સરકાર શહેરીજનોની અપેક્ષા મુજબ સ્વચ્છતા, સુવિધા અને સુખાકારીની નિરંતર વિકાસ કામોની શ્રેણીબદ્ધ આયોજન કરીને સુખાકારીની સુવિધામાં વધારો કરે છે। આજના આ વિકાસના કામોના લોકાર્પણ તેમજ ખાતમુહૂર્ત સ્માર્ટ મેગા સિટી અમદાવાદને વધુ સુવિધાજનક અને જનપ્રિય બનાવશે। આજે રક્ષાબંધનના પૂર્વ દિને પોતાના મત ક્ષેત્રની બહેનો, માતાઓ અને નાગરિકોને વિકાસ કામોની ભેટ માન્ય અમિતભાઈએ આપી છે। આજે અમદાવાદે મળી રહેલા શાળા, વેજીટેબલ માર્કેટ, સ્વિમિંગ પૂલ, ઓક્સિજન પાર્ક, પિંક ટોયલેટ, ફ્લાયઓવર બ્રિજ જેવા વિવિધ વિકાસના કામોથી ઇઝ ઓફ લિવિંગ વધશે। ગાંધીનગર લોકસભા મત વિસ્તારમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા રૂપિયા 676 કરોડના વિકાસ કામોના લોકાર્પણ તથા રૂપિયા 10 કરોડના વિકાસના કામોના ખાતમુહૂર્ત કર્યા છે। અમદાવાદ શહેરમાં 267 કરોડના વિકાસના કામોના લોકાર્પણ અને રૂપિયા 49 કરોડના વિકાસના કામોના ખાતમુહૂર્ત કર્યા છે। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહે સુશાસન, ગુડ ગવર્નન્સનું આગવું મોડેલ ગુજરાતમાં વિકસાવ્યું છે। ગઈકાલે સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજનામાંથી અમદાવાદને આગવી ઓળખના કામો માટે રૂપિયા 80 કરોડ ગુજરાત સરકારે ફાળવ્યા છે।
સાથે સાથે રોડ રસ્તાના 33 જેટલા કામો માટે 277.60 કરોડ રૂપિયાની પણ ફાળવણી ગુજરાત સરકારે કરી છે। આ કામો માટે પણ આવનાર દિવસોમાં શ્રી અમિતભાઈના માર્ગદર્શનમાં આ કામો પણ સાકાર કરવામાં આવશે। શ્રી અમિતભાઈ શાહે આદર્શ સાંસદ તરીકે અમદાવાદ ગાંધીનગરના વિકાસ કામો માટે અવિરત પરિશ્રમ કર્યો છે। આજે અહીં આવતા પહેલા તેમણે થલતેજમાં ઓક્સિજન પાર્ક, વેજલપુરમાં નવનિર્મિત સ્વિમિંગ પૂલ, जिमનું लोकार्पण કર્યું છે। વડાપ્રધાન 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में असुरक्षा थी, लेकिन अब यह निवेश के लिए प्रमुख स्थलों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि यूपी सरकार 60,000 से अधिक युवाओं की भर्ती के लिए मेगा पुलिस भर्ती अभियान चलाएगी, जिसमें 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बलात्कारियों का समर्थन करने का भी आरोप लगाया है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले इसी उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे। हर तीसरे दिन दंगा होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जाता था, बेटी और व्यापारी दोनों की सुरक्षा खतरे में रहती थी। प्रदेश में माफिया राज और जंगल राज की स्थिति थी। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा और कानून व्यवस्था का तो मॉडल बनाई है, देश के अंदर निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभर करके दुनिया के निवेश को अपने यहां आकर्षित करने में सफल हुआ है। प्रदेश में जो निवेश आ रहा है, इसका परिणाम है कि हमने लाखों नौजवानों को नौकरी उनके गांव और उनके घर में देने में सफलता प्राप्त की है। 1,62,00,000 से अधिक नौजवान इस निवेश। आज मां बसंती चौक में बाघमारा मंडल के ग्रामीणों ने जिला कमेटी के विरोध में काला धागा बांधकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष सरवन राय यादव को चेतावनी दी कि अगर उनके फैसले में बदलाव नहीं हुआ तो वे बड़ी संख्या में विरोध करेंगे और उनकी बनाई गई कमेटी की मान्यता को स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही वे बाघमारा मंडल के मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी से भी मुलाकात करेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पार्टी ने बाघमारा मंडल के अध्यक्ष बच्चू राय की सेवाओं की कदर नहीं की और उन्हें पदावनत कर दिया, जबकि उनके लंबे समय के योगदान के बावजूद उन्हें कोई नया पद नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि बाघमारा मंडल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को बार बार सफलता दिलाई है, लेकिन जिला कमेटी ने हमेशा उनका हक छीनने का काम किया है। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे धनबाद सांसद दुल्लू महतो से उचित समाधान की मांग करेंगे। जिला अध्यक्ष हाय हाय, जिला अध्यक्ष की मनमानी नहीं चलेगी, जिला अध्यक्ष की मनमानी नहीं चलेगी, जिला अध्यक्ष हाय हाय, जिला अध्यक्ष हाय हाय। जिलाधिकारी रिची पांडे के निर्देश के आलोक में भूमि विवाद को लेकर सभी थानों में थानाध्यक्ष एवं सीओ द्वारा बैठक कर भूमि विवाद के कई मामलों का किया गया ऑन स्पॉट निष्पादन। स्वयं जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक पहुंचे शहर स्थित पुनौरा थाना एवं भूमि संबंधी मामलों का किया अवलोकन। मामलों के त्वरित निष्पादन को दिए गए आवश्यक निर्देश। थाना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं शहर स्थित पुनौरा थाना पहुंचे। भूमि विवाद के विभिन्न मामलों को उनके द्वारा स्वयं सुना गया और विवादों का निपटारा हेतु SHO एवं CO को निर्देश दिए गए। भूमि समाधान पोर्टल पर भूमि विवाद संबंधित मामलों को अपलोड करने के बारे में जानकारी भी दी गई। मामलों के त्वरित निपटारा के मद्देनज़र जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा संबंधित SHO और CO को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों का विस्तृत विवरण भू समाधान पोर्टल और पर अपलोड करना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि इससे भूमि विवादों के उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाएगी एवं भूमि विवाद के मामले को गंभीरता से आकलन किया जा सकेगा तथा इससे संबंधित अधिकारियों को द्वितीय के निर्धारण में भी सहायता मिलेगी एवं भूमि विवाद की उच्च स्तरीय समीक्षा में आसानी होगी। बेनीपट्टी के लोहा में बागपा माले का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और माले के नेताओं ने भाजपा और नीतीश सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। धीरेन्द्र झा ने कहा कि भाजपा की नीतीश सरकार दलितों और गरीबों के वास, रोजी रोटी, शिक्षा और आरक्षण को छीन रही है और इसे संविधान के प्रावधानों से संबोधित किया जाना चाहिए। उन्होंने 21 अगस्त को भारत बंद का समर्थन करने की घोषणा की और 22 और 24 अगस्त तक गरीबों के अधिकारों के लिए प्रदर्शन की बात की। ध्रुव नारायण कर्ण ने गरीब बचाओ आंदोलन को तेज करने का आश्वासन दिया। कर्नल लक्ष्मेश्वर मिश्र और छात्र नेता मयंक ने भी गरीबों के हक में संघर्ष का समर्थन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता श्याम पंडित, कामेश्वर राम, शांति सहनी और पूर्णेदु कुमार ने की। यूपी के बुलंदशहर में दिल्ली बदायूं नेशनल हाईवे पर सलेमपुर थाना क्षेत्र में डग्गामार बस और श्रमिकों से भरी मैक्स बोलेरो की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में मैक्स बोलेरो सवार 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाकर डग्गामार बसों की सेवा बंद कराने की भी मांग की। शिकारपुर के सीओ शोभित कुमार और एसडीएम प्रियंका गोयल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल भेजा और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। डीएम सीपी सिंह ने प्राथमिकता से घायलों को इलाज प्रदान करने की बात की। बताया गया कि दोनों वाहनों के चालक भी गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सामने एक्सीडेंट हुआ तो हमने सारे लोग लगा रहे थे 25-30 का करीब, आधे में रहूंगा आधे चल। किस में हुआ एक्सीडेंट? गाड़ी है, इसने इसकी गलती है क्योंकि इसने जबरदस्ती ठोकी है गाड़ी। जो पिकअप गाड़ी आ रही है अपनी साइड से, वहाँ ने डिपार्ट दिया, फिर भी गाड़ी अंदर लगभग है 15-20 के समथिंग, छोटे मोटे सा और ज्यादा होंगे 30 में। 15 करीब तो हमने गाड़ी में भरेंगे देंगे। एम्बुलेंस आई है बहुत लेट। ये पिकअप वाले ने इनको डिपर भी दिया है इस डग्गेवाल गाड़ी को, और उसके बाद भी इसने ओवरटेक के 2 गाड़ियों से इसमें टक्कर मारी है। कितने लोग? कम से कम 15 लोग तुरंत, और बाद बाकी खाना है। 1-1 महीना के बच्चे भी हैं, 1-1 महीने के बच्चे जो गाड़ी के नीचे से डाले और कटिया है, 2 ढोल भी दबे हैं उसमें। हमारे पशु बंद रहे हैं। इन्हें अनियंत्रित कर रखा गया। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के पूर्वी जोन के चिन्हट इलाके में हाल ही में सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी के जेब काटने की घटना का खुलासा करते हुए गैंग के सक्रिय सदस्य वीरपाल उर्फ धीरू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के 2 साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पूर्व में चिन्हट के मटियारी चौराहे पर आरोपी वीरपाल अपने साथियों संग मोटरसाइकिल से रेकी कर विश्वास जीतकर पीड़ित से लिफ्ट लिया, फिर जेब काटकर फरार हो गए। पुलिस ने गैंग के सरगना हमीरपुर निवासी वीरपाल उर्फ धीरू की गिरफ्तारी के वक्त आरोपी के पास से लाखों के सोने चांदी के आभूषण समेत एक सिलेंडर बाइक के बरामद की है। वहीं घटना के शामिल गंगा के 2 सदस्यों राहुल और रितेश की पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। एक मामला हुआ था जिसमें जेब कटिंग की घटना हुई थी। क्या कुछ बताना है? क्या कुछ पकड़े गए?
ये दिनांक 10 अगस्त 2024 को थाना चिन्हट पे एक सूचना दी गई थी राजकुमार गुप्ता द्वारा, जो निवासी थाना गोला जनपद गोरखपुर के हैं, कि किसी ने ब्लेड मार के उनकी जेब काट ली है और उनके पास से कुछ सामान था, कुछ गहने थे, कुछ नगद था, वो चोरी हो गया है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और घटना के सफल अनावरण के लिए 2 टीमों को लगाया गया था। इसी क्रम में टीमों ने फुटेजेस और विजुअल्स के आधार पर आज एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करी है। इसके नाम क्रमशः वीरपाल और धीरू है, ये निवासी जनपद हमीरपुर का है। इसके साथ 2 अन्य साथी और थे जो अभी फिलहाल वांछित हैं और ज्ञात कर दिया है। जब पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग 3 लोग थे। 2 व्यक्ति एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे थे और एक इनका साथी ई रिक्शा पे था। उन्होंने इनकी रेकी करी, इनसे पूछताछ, इनसे बातचीत करी, पारिवारिक होने का दावा किया। जब इन्हें ये हो गया कि इसके पास कुछ वैल्यूएबल सामान हो सकता है, तो बातचीत के दौरान ब्लेड मार के इनकी जेब काट ली और धीरे धीरे करके पूरा सामान निकाल लिया और आगे इनको बाइक पर बैठा के 2 लोग जो थे आगे ले गए और बाहर के रास्ते में छोड़ दिया। इनके पास से हमें एक अदद पीली धातु का हार, 3 जोड़ी झुमकी, 2 जोड़ा धागा, 1 जोड़ा कान के टॉप्स पीली धातु के, 5 अदद लॉकेट पीली धातु के, 1 अदद अठन्नी पीली और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है वो बरामद करी गई है। इनको अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, वीरपाल की बात की जाए, राहुल और रितेश जो है वो इनके संपर्क में कैसे रह रहे थे? और ये जो बात की जाए हमीरपुर का रहने वाला है, लखनऊ में कब से रह रहा है? अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।